लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम विथ अस। हेलो गाइस, मैं सौरभ मिश्रा अनअकैडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ खास बातें मैं अनअकैडमी के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को लेकर के आप अपनी सक्सेस को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। जो हमारे अपकमिंग कोर्सेज हैं उनमें समय रहते इनरोल्ड हो जाइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को प्रॉपर टाइम मिल सके। जो हमारे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट कराने का जो हमारा मोटिव होता है कि आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करना, आपकी तैयारी का क्या लेवल है, किस लेवल की आप तैयारी कर चुके हैं, किस लेवल की तैयारी की आपको ज़रूरत है, इसका ट्रैक करने का एक तरीका मॉक टेस्ट होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो होता है उसमें हम सारे टॉपिकों को कवर करते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कमीशन किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। उस टॉपिक का सॉलिड मटेरियल आपके सामने दिया जाता है, ताकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप अपने एम तक पहुंच सकें। दोस्तों, अब बात आती कैसे हम अनअकैडमी का पार्ट बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। अगर आप कुछ समय पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप ये 12 मंथ का कोर्स लीजिए, और अगर आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो आप ये 24 मंथ का कोर्स लीजिए। किसी भी कोर्स को आप खरीदते हैं, मेरा कोड सौरभ 10 यूज कीजिए, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सपोज अगर आप ये 24 मंथ का जो ये कोर्स लेते हैं, अगर इस पे 10% हुआ तो 8,190 रुपए का ये होता है। अगर उसको डिवाइड किया जाए तो लगभग 341 रुपए, 24 से अगर उसको डिवाइड कीजिए तो 341 रुपए पर मंथ पड़ता है। और उसको अगर हम 30 डेज से डिस्काउंट डिवाइड करते हैं तो लगभग 11 से 12 रुपए के बीच पड़ता है। इस 11 से 12 रुपए में आप इंडिया की टॉप फैकल्टी पा सकते हैं। तो देर ना कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे सब्सक्राइब हो जाइए। अब आइए बात करते हैं अपने टॉपिक की। हमारा टॉपिक है अर्थ का मोशन और इसके इफेक्ट। ठीक है, हमारी जो अर्थ है ये सौर मंडल में तीसरा ग्रह है। बुध, शुक्र और पृथ्वी, इसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का। इनकी दो गतियां हैं, पहली घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं और परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। घूर्णन गति के बारे में बात करते हैं। घूर्णन गति अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूमती है, क्लॉक वाइज रोटेशन करती है। ये आप देख लीजिए किस तरीके से ये रोटेट कर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। इसके कारण दिन और रात होते हैं, इसीलिए इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। परिक्रमण अथवा वार्षिक गति इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने अक्ष पर, एक्सिस पर घूमने के साथ ही साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा करती है, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एपीहेलियन और पेरिहेलियन दशाएं आती हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में 2 क्लासों में बातें हो चुकी हैं। इसका जो परिक्रमण करने का होता है टाइम जो होता है वो 365 सही 1/4 वर्षों में ये जो है ये परिक्रमा कर ले, सॉरी दिनों में 365 दिनों में 1/4 दिनों में ये उसकी परिक्रमा कर लेती है। पृथ्वी की इसी गति को परिक्रमण अथवा वार्षिक गति कहते हैं। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? इसके कारण दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण के से क्या होता है? इससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब इससे प्रभाव क्या पड़ता है? जो पृथ्वी की जो गति होती है, पहली गति जो है परिक्रमण, उससे क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी हम सभी लोग जानते हैं कि 23.5 अंश झुकी हुई है अपने एक्सिस पर, इसीलिए दिन और रात बराबर नहीं होते हैं।
ये जो है प्रकाश वृत्त को हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है, जो सूर्य का प्रकाश है। 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि जो है, यहाँ पर सूर्य जो है वो 12 घंटे से अधिक का समय प्राप्त करता है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि के बीच में हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग के यहाँ गर्मी कब पड़नी शुरू होती है, वही होली का टाइम होता है, जब धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं। ठीक है, वो समय होता है 21 मार्च से। और हम लोग के यहाँ दिन कब छोटे होते हैं, ठंडियों में सितंबर के बाद हम लोग देखते हैं कि दिन छोटे हैं और रातें बड़ी होने लगती हैं। फिर 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हीट ज्यादा दे रहा है, यहाँ पर लाइट ज्यादा दे रहा है, इसलिए यहाँ 12 घंटे से अधिक का समय दिन में देता है और रातें यहाँ पे छोटी हो जाती हैं। इसी कारण जो ये अर्थ जो हमारी 23.5 अंश झुकी हुई है, इसी के कारण ध्रुवों पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 6-6 महीने की दिन और रातें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग। अब ऋतु परिवर्तन जो हमारी दूसरी गति थी, परिक्रमण गति, उसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो जो सूर्य के सापेक्ष उसके सामने उसकी स्थितियां बदला करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में कि सूर्य के सापेक्ष कैसे उसकी गति बदलती रहती है। 21 जून को कैसी होती है, फिर उसके बाद 23 सितंबर आता है, 22 दिसंबर, फिर उसके 21 मार्च। ठीक है, यही रोटेशन, यही क्रम चलता रहता है ऋतु परिवर्तन में। 21 जून की स्थिति के बारे में आज बातें करते हैं। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा जैसा कि भारत के से होकर के गुजरती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है, जून में। तो सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 21 जून की जो होती है अवधि। इसको ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। 21 मार्च के बाद जो है सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है, मतलब सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में जाने लगता है और वहां पे ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। 21 जून के बाद 23 सितंबर तक सूर्य फिर से वापस आता है और विषुवत रेखा की तरफ बढ़ता है। इस तरीके उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा होने लगती है। ठीक है, 22 दिसंबर की स्थिति देखते हैं। इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा जो एकदम नीचे की रेखा है, 3 रेखा हमने ग्लोब पर देखते हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, तो 22 दिसंबर की स्थिति में क्या होता है कि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत आयनक कहते हैं। 21 जून की जो अवधि थी उसको ग्रीष्म आयनक कहते हैं। ठीक 6 महीने बाद वो फिर से आ गया मकर रेखा पर और इसे शीत आयनक कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रात की अवधि कम हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी पड़ती है, इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिसमस जो है फला देश में कब गर्मी में मनाया जाता है। अधिकतर पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, लेकिन कभी कभी अर्जेंटीना, चिली, इन लोग के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग के यहाँ सर्दी पड़ती है तो इनके यहाँ गर्मी का टाइम होता है, तो वो क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि किस समय यहाँ पर क्रिसमस डे गर्मी में पड़ता है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, लेकिन ये लोग 25 दिसंबर जो है वो गर्मियों में मनाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध वाले। ठीक है, 22 दिसंबर से 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है। फिर वही रोटेशन शुरू हो गया, धीरे धीरे यहाँ पर गर्मी कम होने लगी और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगा, उत्तरी गोलार्ध में जाने लगा। ठीक है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। डबल दे दिया कि उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, या फिर वो एक ही पूछ लिया कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन है या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 21वां
20 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पे वो लंबवत चमकता है, जिसके कारण इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, इसके उल्टा दूसरे गोलार्ध में क्या हो रहा होगा, ये तो हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या हो रहा होगा? दक्षिणी गोलार्ध में 20 व 21 जून का जो समय होता है वहां पर लंबाई सबसे कम होती है। अब जो ग्रीष्म संक्रांति है इसी का ठीक उल्टा, अपोजिट, शीत संक्रांति 21 व 22 दिसंबर, 21 व 20 जून से ठीक 6 महीने बाद सूर्य जब दक्षिणायन होने लगा तो 21 व 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे कम होती है। इस समय सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य जो है वो लंबवत चमकता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट 21 मार्च बसंत ऋतु और 23 मार्च जो है वो शरद विषुव होता है। इन स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? कर्क रेखा और मकर रेखा की बात। अब हम बात करते हैं विषुवत रेखा की बात। इस समय सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत कब चमकता है? तो 21 मार्च या 23 सितंबर को, चाहे वो नीचे से ऊपर दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रहा हो तब 23 सितंबर पड़ेगा, फिर 23 सितंबर पड़ेगा, फिर 21 मार्च से जब वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जा रहा होगा तो 21 मार्च पड़ेगा। इस दिन जो होता है, इन दोनों दिन में दिन और रात की अवधि जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, इसीलिए इसे विषुव कहा जाता है। ठीक, इन दोनों स्थितियों को। ज्वार भाटे की अगर बात करते हैं, पृथ्वी पर स्थित महासागरों के जल को ऊपर उठाना और उसको नीचे गिराना ज्वार और भाटा कहता है। इसमें पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। इसी तरीके चंद्रमा भी इसका चक्कर लगाता है। लेकिन जो सूर्य की जो आकर्षण शक्तियां होती हैं वो ज्वार भाटे में कम प्रभावी होती हैं चंद्रमा के अपेक्षा, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी से काफी नजदीक है। ये जो है हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि सूर्य जो है वो 14,98,00,000 किलोमीटर दूर है। इसलिए सूर्य की जो शक्ति होती है, उसकी आकर्षण शक्ति वो कम इफेक्ट करती है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो है वो ज्यादा इफेक्ट करती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आता है तो उसमें ज्वारों उत्पादक बल जो है वो ज्यादा हो जाता है। इसमें समुद्री जल या फिर जहां भी पानी इकट्ठा रहे वहां भी ज्वार भाटा आता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमको पता नहीं चलता। कहीं भी छोटा सा तालाब है, पाउंड है, तो उसमें भी सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा आता है, लेकिन उसकी जो है क्वांटिटी कम होती है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। समुद्र में अथाह सागर होता है, इसलिए हमको वहां पर ज्वार भाटे की स्थिति पता चलती रहती है। ठीक, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार क्या होता है? दीर्घ ज्वार जो होता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। ठीक है, इस दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में होती हैं, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्तियां काम करती हैं। अगर कोई चीज है उस पे अगर दो लोग इकट्ठे ताकत लगाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। वही कॉन्सेप्ट लगता है आपका दीर्घ ज्वार में। दीर्घ ज्वार में क्या होता है? जो सूर्य चंद्रमा होता है वो एक ही तरीके से शक्ति लगाता है एक ही तरफ से, तो जो समुद्र का जो जल होता है वो ज्यादा ज्वार उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें जो है सामान्य ज्वार की अपेक्षा 20% ज्यादा ऊंचाई होती है। इस स्थिति को सिजकी कहते हैं। निम्न ज्वार या लघु ज्वार की बात की जाए, लघु ज्वार की स्थिति सूर्य, चंद्रमा और
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये जब समकोण पर होते हैं तब स्थिति उत्पन्न होती है। जब ये समकोण पर होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्तियां होती हैं, जो समुद्री जल को अपनी ओर आकर्षित करके ज्वार भाटा लाती हैं, वो बट जाती हैं। सूर्य इधर से शक्ति लगा रहा है, चंद्रमा दूसरी तरफ शक्ति लगा रहा है, तो दोनों की शक्तियां बट जाती हैं। तो वहां पर हम निम्न ज्वार का अनुभव करते हैं। लेकिन दीर्घ ज्वार में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी शक्तियों को एक साथ लगाता है और हमको उच्च ज्वार का अनुभव होता है। जो निम्न ज्वार होता है ये सामान्य ज्वार से 15 से 20% कम होता है। निम्न ज्वार की जो स्थिति होती है वो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। ठीक है। ज्वारीय शक्ति से अब क्या होता है, ज्वारीय शक्ति जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी में आती है या ज्वारीय ऊर्जा। इससे हम क्या करते हैं, इससे विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और भी तरीके हम इसको अपने यूज में ला सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं फोटोज में कि टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन से जनरेटर में जाता है, फिर उधर से पानी निकलता है। इसी तरीके जो है ये जो है एक साइकिल बन जाता है, उधर से पानी जाता है फिर उधर से वो निकल जाता है। इस तरीके जो है वो टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन से जनरेटर चलता है जिससे विद्युत उत्पादन होता है। ज्वारीय शक्ति जो कि अक्षय ऊर्जा है, इसका भविष्य में बहुत ही ज्यादा स्कोप है, लेकिन इस पे ये काफी एक्सपेंसिव पड़ती है, इसलिए इंडिया में और सारे विश्व में इसका उपयोग कम ही है। ठीक है। ज्वार भाटे की अगर बात करते हैं तो ये 12 घंटे के अंतर पे आता है। इस तरीके ज्वार भाटा जो है वो दिन भर में 2 बार आना चाहिए, लेकिन हमारी चंद्रमा की गति और पृथ्वी की गति, क्योंकि चंद्रमा पे ज्वारोत्पादक बल जो है वो सर्वाधिक होता है उसकी आकर्षण शक्तियों के कारण। पृथ्वी की गति और चंद्रमा की गति दोनों सापेक्ष साथ ही साथ परिक्रमा करते हैं, इसीलिए 26 मिनट का अंतर होता है प्रत्येक ज्वार में। एक ज्वार अगर 12 बजे आया है तो अगला ज्वार जो है वो 12:26 पे आएगा। इसी तरीके 26 मिनट प्लस होता चला जाता है। एक स्थान ऐसा है जहां पर दिन भर में 4 बार ज्वार आता है। सामान्य जहां पे दिन भर में 2 बार ज्वार आता है 24 घंटे में, लेकिन यहाँ पर 4 बार ज्वार आता है। ये इंग्लैंड का साउथहैम्पटन है। यहाँ पर 2 बार ज्वार इसलिए आता है क्योंकि साउथहैम्पटन बीच में है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के। 2 बार उत्तरी सागर से आता है, 2 बार इंग्लिश चैनल से आता है। ठीक है। पृथ्वी की गति के कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पिछली 2 क्लासों में बात हो चुकी है। यहाँ पर हम हल्का सा इसका ओवरव्यू लेंगे। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्रमा में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी से होकर गुजरता है। इस या पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अब आइए कुछ हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपके लाइक मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन सूर्य ग्रहण के बाद से रिलेटेड है। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? ये नए टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। कितने टाइप का, किस तरीके सूर्य ग्रहण होता है, उसमें पृथ्वी की क्या स्थिति होती है, सूर्य की क्या स्थिति होती है, तो कई बार पूछा जा चुका है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन लीक से हटके है कि कितने प्रकार का होता है सूर्य ग्रहण।
2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या फिर 5 प्रकार का? आइए इसका देखते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है, जो कि उसके बिंब ढकने के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कितना उसने कवर किया है। इन्हें आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य का थोड़ा ही भाग जो है वो कवर होता है, जबकि वलयाकार में सूर्य पूरी तरीके से कवर हो जाता है और पूरी तरीके से पूर्ण सूर्य ग्रहण में और वलयाकार में थोड़ा सा उसका आउटर का पार्ट रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौसम संबंधी घटनाओं के कारण हैं। ये पूछ रहा है रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में। आंसर बता दिया मैंने, लेकिन आइए देख लेते हैं। सौर स्थिरांक, क्या सौर स्थिरांक से पृथ्वी की मौसम संबंधी घटनाएं हैं? सूर्य जो है एक जहां पे कांस्टेंट है, पृथ्वी और सारे ग्रह आकाशीय पिंड जो हैं उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये सौर स्थिरांक जो डी है ये पूरी तरीके गलत। परिक्रमण के बारे में है। उपसौर, उपसौर में क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है। घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक्सिस पे घूम रही इसलिए नहीं। इसका आंसर है परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करते ही करते सूर्य की भी रिवॉल्यूशन करती है, उसकी भी परिक्रमा करती है। इसका जो टाइमिंग होता है वो 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट, कह सकते हैं 365/1 सही 1/4 मिनट दिन में पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर या 21 फरवरी? इन्होंने 4 डेट दे रखी है किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। अब डेट में कंफ्यूज यहाँ ये होता है कि इन सारी डेट भी पे कुछ ना कुछ होता है। अगर ये यहाँ पे दे देते 3 जून या 30 जून या 21 फरवरी की जहाँ 11 फरवरी देते तो आप फट से टिक कर ले जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है 22 जून के बारे में, 23 सितंबर के बारे में और 22 दिसंबर के बारे में। तो क्या होता है 21 फरवरी को, 21 फरवरी को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य, जबकि 21 जून को 22 जून को क्या होता है, इसमें सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अतः सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि जो होती है वो बराबर होती है। जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इस पे सूर्य जो है वो लंबवत चमकता है, 12 घंटे से ज्यादा का समय देता है, ठीक। यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं वो 12-12 घंटे के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर कितने लंब से बने डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 अंश, 24.5 अंश, 23 अंश या 26 अंश? जो हमारी अर्थ है वो कितने अंश पर झुकी हुई है, जिसमें आप 26 अंश और 24 अंश तो निकाल सकते हैं। कंफ्यूजन आपको 23.5 और 23 में ही होगा, तो इसका आंसर है 23.5 अंश, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है इनका अक्ष काल्पनिक है, खाली अक्ष ही काल्पनिक नहीं है बल्कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इक्वेटर, आपकी कैप्रिकॉर्न और कैंसर, जितनी भी रेखाएं हैं ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। धरातल पर ये कोई खींची नहीं गई हैं, लेकिन इसको
हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम मान लिए हैं काल्पनिक रेखाएं। पृथ्वी का अक्ष अपने लंब से 23 अंश झुका होता है। इसके कक्षीय सतह 23.5 अंश का कोण बनाती हैं। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 23.5 अंश यहाँ से झुकी है और ये जो कक्षीय समतल है इसका ये 66.5 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, जो समतल अक्ष द्वारा बनाए गए कक्षीय समतल कहा जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? भारत में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या ब्रिटेन में? ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से। ये जानना चाहता है कि आपको एटलस याद है कि नहीं, कौन सी कंट्री कहाँ पर सिचुएटेड है। जैसे आप जानते होंगे कि जब हम लोग के यहाँ गर्मी पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये दक्षिणी गोलार्ध का है और बाकी जितने देश हैं भारत, जापान, ब्रिटेन, ये उत्तरी गोलार्ध का है। यहाँ पर इसने ऑस्ट्रेलिया बोल दिया। ये तो ये भी कह सकता है कि चिली या अर्जेंटीना के बारे में भी पूछ सकता है। तो अब ऑस्ट्रेलिया रटिए नहीं, आपको ये जानना है कि जब हम लोग के यहाँ ठंडी पड़ेगी तो उसके उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से आपको समझना है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य दक्षिणायन होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक के जितने क्वेश्चन हैं, अगर उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे कल के बाद जो वीडियो होगी उसमें डाउट क्लियरिंग क्वेश्चन होगा, प्लस उसके साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, किसी चीज़ में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ डाउट ना रखिएगा, सारी चीज़ जो भी हो वो सब क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोब है हमारा अर्थ का, उस पर वो वृत्त के बारे में बात कर रहा है जो दिन और रात को विभाजित कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त, अदीप्त वृत्त, सदीप्त वृत्त या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रदीप्त वृत्त। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। दिन और रात को जो हमारा सूर्य जब हमारी अर्थ पर लाइट देता है और हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, जो वृत्त एक बनता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, सोचिए अगर हमारी जो अर्थ है उसमें रोटेशन बंद हो जाए तो क्या होगा? रोटेशन बंद हो गई, जो पार्ट सूर्य के सामने होगा वहां पर हमेशा दिन होंगे और जो पार्ट सूर्य के अपोजिट साइड में होगा वहां हमेशा ही रातें होंगी। इसलिए सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 अंश, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है और परिक्रमा करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? जो हमारा सन है उसकी जो किरणें होती हैं, सीधी किरणें, ये विषुवत वृत्त पर कब सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को या फिर 20 मई को? किस दिन ये सीधी पड़ेंगी? तो 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, ये 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं। इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर या फिर इसी को हम इक्वेटर कह सकते हैं, इस पर लंबवत चमकता है, जिससे संपूर्ण विश्व में पूरी पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे की दिन होती है और 12 घंटे की रातें होती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु
मानी जाती है। अब 21 जून को 22 जून को और 20 मई को देखते हैं किस तरीके जो है आयोग हम लोग को भटका रहा है आंकड़ों के उसमें। तो 20 मई को कुछ नहीं होता है, इसने यहाँ पे वैसे ही आप ऑप्शन दे दिया है। 22 दिसंबर को क्या होता है इसको देख लेते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 22 दिसंबर को सूर्य के एकदम सीधे आता है। यही कारण है कि क्रिसमस डे जो है वो जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर गर्मियों में मनाया जाता है। 21 जून की बात अभी हम लोग कर चुके हैं। इस समय सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर चमकता है और 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो 21 जून को आपको पता है कि कर्क रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है। ठीक है, इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म आयनद कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि जो होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? हमारी जो अर्थ है उस पे दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभी बात हो रही थी पृथ्वी जो है वो 12-12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव, उत्तर आयनद, परिक्रमण, अक्षीय झुकाव। जब पृथ्वी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, मतलब यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहते हैं। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसे सम दिन रात भी कहते हैं। ठीक है, 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 मार्च को शरद विषुव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लीप वर्ष या अधिवर्ष कितने दिनों का होता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन। जो लीप ईयर होता है वो कितने दिनों का होता है? 365 दिन का, 366 दिन का, 364 दिन का या 368 दिन का? तो लीप ईयर जो है वो 366 दिनों का होता है। इसका कारण क्या होता है आइए जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसलिए हम जो है 4 वर्षों को 24 घंटे ऐड कर देंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम दिनों को आसानी से गणना करने के लिए इसको 365 दिन ही मान लेते हैं। जो चौथे साल की जो फरवरी होती है वो 29 की होती है और एक दिन बढ़ जाता है। इस प्रकार चौथा वर्ष 366 का होता है। इसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष का अधिकतर यूज हम लोग इसमें तो कर रहे हैं ज्योग्राफी में, अधिकतर यूज हम लोग इसको करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में इससे कैलेंडर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने की दिन तथा 6 महीने की रात होती है, क्यों? उपसौर के कारण, परिक्रमण के कारण, नक्षत्र दिवस के कारण या प्रकाश वृत्त के कारण। जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसमें ये पूछ रहे हैं कि 6-6 महीने की दिन और रातें क्यों होती हैं? क्या उपसौर के कारण होती हैं? यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस तरीके हमको और अपने लिए इजी बनाना है। सबसे पहले आपको जो सबसे लग रहा हो कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता उनको कट कर दीजिए, फिर उसमें फाइट कराइए कौन हो सकता है। उपसौर के कारण,
उपसौर में क्या होता है कि वो तो सूर्य के काफी नजदीक आ जाती है, इससे 6 महीने दिन और रात का कोई मतलब ही नहीं है ध्रुवों के बारे में। परिक्रमण के कारण, अरे परिक्रमण के कारण तो है ही है, लेकिन क्या इसका ये सही आंसर हो सकता है? कुछ और भी आगे दिया हुआ है। नक्षत्र दिवस के कारण, नक्षत्र दिवस के कारण क्यों होगा? चौथा ऑप्शन है प्रकाश वृत्त के कारण, यही आंसर सही है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है प्रकाश वृत्त के कारण। आइए जानते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी लगातार पड़ती है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, हम लोग इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर प्रैक्टिकल करें तो। 21 मार्च से 23 सितंबर हम लोग देखते हैं कि यहाँ दिन की अवधि ज्यादा होती है। सूर्य जो है यहाँ पर 12 घंटे या उससे ज्यादा का समय देता है। हम लोग देखते हैं कि सुबह 5 बजे से पहले ही सूर्य निकल आता है और 7 बज जाती तब तक वो धीरे धीरे ढलता ही रहता है। लगभग 13 से 14 घंटे का बीच जो है वो सूर्य हम लोग को रोशनी देता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य उस समय उत्तरी गोलार्ध में रहता है, ठीक है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध पे 6 महीने का दिन रहता है। और इसके ठीक अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध पे इस समय क्या हो रहा होगा? यहाँ पर रातें होंगी। फिर उसकी विपरीत स्थिति क्या आती है? 23 सितंबर से 21 मार्च, इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी ज्यादा देता है और वहां पर दिन की अवधि जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की दिन होती हैं और इस समय उत्तरी ध्रुव पर रात हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लघु ज्वार के बारे में है। ज्वार भाटा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, रिन्यूएबल एनर्जी है। आइए उससे देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ज्वार भाटा से करंट में भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो करंट का जब टॉपिक चलेगा तो उसमें आपको कराया जाएगा। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से उच्चतर होता है। कथन कारण का है, ये लंबा क्वेश्चन है, आईएएस का है। क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन उतना ही सरल होता है, बस ये खाली आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए। एक एक उसकी लाइन को समझिए और उसके बाद आंसर टिक कर दीजिए। कारण क्या बता रहा है? लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार के विपरीत पूर्ण चंद्र ग्रहण के स्थान पर 9 चंद्र का समय होता है। अब ऑप्शन देखिए दे रहा है, ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए आर क्या कह रहा है, लघु ज्वार जो है ज्वार भाटा बृहद ज्वार के विपरीत पूर्ण चंद्र ग्रहण चंद्र के स्थान पर 9 चंद्र का समय होता है। चंद्र से इसका कोई मतलब ही नहीं है, नए चंद्र से और उससे न्यू मून जो हमने पढ़ा था उससे कोई इसका मतलब ही नहीं है। क्या बिना न्यू मून के नहीं आएगा ज्वार भाटा? ज्वार भाटा तो दिन भर में 2 बार आता है, साउथहैम्पटन पे 4 बार आता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब आइए देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि ए आर दोनों सही हैं, तो कैसे दोनों सही है? आर वाला तो पहले ही गलत हो गया और इसका स्पष्टीकरण करने की कोई बात ही नहीं। तीसरा देखते हैं, ए सही है किंतु आर गलत है। अब इन्होंने कह दिया आर गलत है, तो आप यही क्वेश्चन को हल्का सा मार कर लीजिए, लेकिन आगे का भी देखते रहिए कि आगे ये क्या बोलना चाह रहा है। पूरे ऑप्शन सही से पढ़िए। ए गलत है किंतु आर सही है, ये भी गलत। तो इस तरीके आपका तीसरा आंसर सी सही हो जाता है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है, देखिए लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से उच्चतर होता है, ठीक है।
सी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं ज्वार भाटा के बारे में। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से 20%, निम्न स्तर तथा निम्न ज्वार भाटा सामान्य ज्वार से उच्चतर होता है। ठीक है। लघु ज्वार बृहद ज्वार के विपरीत पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को आता है। जो लघु ज्वार होता है ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को आता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए इसके बारे में देखते हैं। ये भी जो है ये ज्वार भाटा से रिलेटेड है। बृहद ज्वार आता है, बृहद ज्वार जिसको कि उच्च ज्वार भी कहते हैं, ये कब आता है? बृहद ज्वार के बारे में बता दें, बृहद ज्वार 20% अधिक होता है सामान्य ज्वार से। ठीक है। तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं या जब रातें ठंडी होती हैं। तो दो ऑप्शन आपको पहले कौन से कट कर देने हैं। जब रातें ठंडी होती हैं या तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवाएं चलने से ज्वार का क्या मतलब है, वो तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण आता है। रातें ठंडी होने से कोई मतलब ही नहीं, क्या गर्मी में नहीं आता है? तो इसलिए ये सी और डी पहले ही आप कट कर दीजिए। अब देखिए ए और बी में कौन सा सही हो सकता है। बी देखते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाएंगे तो कैसे, जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां अलग अलग हो जाएंगी तो वो बृहद ज्वार कैसे आएगा? ये भी गलत हो गया। पहला आंसर देखते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं। जब आपको ज्वार भाटा पढ़ा रहे थे, बृहद ज्वार के बारे में मैंने बताया था, तो ये कहा था कि किसी भी चीज पर जब हम एक साथ बल लगाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसी के क्रम में इसको देखिए कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं। मतलब पृथ्वी पर जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, जो हमारा जलमंडल है, उस पे सूर्य तथा चंद्रमा इकट्ठे अपनी ताकत लगा रहा है, इसलिए हमको बृहद ज्वार का अनुभव होता है। देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, तब सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्तियों के कारण बृहद ज्वार आते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि सूर्य की आकर्षण शक्ति ज्वार आने में कम उत्तरदायी होती है, चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां ज्वार आने में ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। इनकी ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। जो उच्च ज्वार होते हैं ये सामान्य ज्वार से 20% अधिक होते हैं। इस स्थिति को सिज़की कहते हैं। ठीक है। चलिए अपना सेक्शन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, इसको जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब होइए, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़िए, जिससे कि आप अपने एम को अचीव कर सकें। और मेरा कोड सौरभ 10 यूज कीजिए, जिससे आप अपने सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट पाएं। थैंक यू।